शुरुआत। और पहला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बिहार में विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी, और दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। और इसके आधार पर पूछ रहा है आप सभी से क्या चीज, कि सही कथन कौन सा है वो बताएं। आज थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, बट ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश मीडियम वाले समझ ना पाए। चलो सी के साथ सभी जा रहे हैं। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है 1 और 2 दोनों। आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करें किसकी? बिहार विधान परिषद की। और बिहार विधान परिषद के संदर्भ में होगा, आपको पता होगा कि इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 के हुई थी। ठीक है, पहली बैठक की बात कर लें तो पहली बैठक इसकी कब हुई थी? ये हुई थी 20 जनवरी 1913 को, 20 जनवरी 1913 को। लेकिन बात करें स्थापना, तो स्थापना आपका वर्ष 1912 में की गई थी। क्लियर? अगर पूछ ले कि पहली बैठक का स्थान क्या रहा, तो स्थान आप क्या बताओगे? आप बताओगे बांकीपुर। क्या बताओगे? बांकीपुर। बांकीपुर कहां? तो अपना पटना वाला। ठीक है, तो पटना के बांकीपुर में इसकी क्या की गई थी? पहली बैठक की गई थी। ठीक है, वहीं पर आप सभी ध्यान रखना। तो पहला कथन जो है ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बिहार के विधानमंडल की, है ना, बिहार के विधानमंडल की अगर हम बात कर लें तो विधानमंडल कैसा है? तो आप सभी को पता होगा ये है द्विसदनीय, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बाई कैमरल। यानी कि इसमें एक जो है वो कहलाएगा विधानसभा। क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा विधानसभा, है ना, और दूसरा जो है वो क्या है? वो है आपका विधान परिषद। दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विधान परिषद। ठीक है, इसमें से देखे तो विधानसभा जो है ये क्या है? ये है जनता का सदन, क्योंकि यहाँ के सदस्य जो है उनको डायरेक्टली जनता वोट करती है, उनको चूज करके यहां पर भेजती है। अगर बात करें इनकी संख्या तो यह है 243, और विधान परिषद में देखें तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। बात करें विधानमंडल की तो 2 सदन और प्लस में राज्यपाल, ये तीनों मिलाकर बिहार के विधानमंडल का निर्माण होता है, इसका गठन होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सभी ध्यान में रखिएगा। ये तो आजादी के बाद की है, लेकिन अगर पूछ दे आजादी से पहले, यानी कि 2000 से पहले पूछ दे, मैं आजादी की बात कर रहा हूं, माफ करना, झारखंड से अलग होने से पहले की अगर बात करूं तो इसकी संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 96। कितनी थी? तो झारखंड के अलग होने से पहले इसकी संख्या कितनी थी? 96 थी। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड इससे अलग हुआ तब इसकी संख्या घट के कितनी हो जाती है? तो 75 हो जाते हैं। आप सभी लोग अवश्य ही इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर? अब 1-2 क्वेश्चन यहां से और भी बनेगा, है ना, लेकिन उसको आगे भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अब इसके आधार पर आप सभी को इसे पढ़ना है और आंसर करना है। कथन दे रखा है कि बिहार का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, और कारण दे रखा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी सहमति नहीं दे देता। और इसके आधार पर आप सभी को इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अब देखो, सबसे पहले बात करें कथन और कारण देखें। कथन कह रहे कि बिहार का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये तो बिल्कुल सही है ना, ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। किस आधार पर सही है? आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 168 क्या कहता है
कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद अगर किसी राज्य में मौजूद है, तो अपने राज्य में तो मौजूद है, तो अपने राज्य के संदर्भ में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों को मिलाकर राज्य के विधानमंडल का गठन होगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि राज्यपाल जो है ये विधानमंडल का क्या है, एक अभिन्न अंग है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। फिर यहां पर बात करें विधेयक से संबंधित, तो इसको लेकर हमें देखना पड़ेगा अनुच्छेद 200, है ना, आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। और अनुच्छेद 200 की बात करेंगे तो विधेयक पर सहमति को लेकर चर्चा है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा या अगर दोनों सदन है, राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों, तो वहां से कोई भी विधेयक अगर पारित हो जाता है तो पारित होने के बावजूद भी वो कानून नहीं बनेगा। तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर उस राज्य का राज्यपाल अपनी सहमति नहीं दे देता है। ठीक है, तो ये कारण कह रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर सहमति नहीं दे देता। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो ना, विधानमंडल का काम क्या है, इसका काम है कानून बनाना। इसका काम क्या है, इसका काम है कानून बनाना। और कानून बनाने में जो हमारा विधानसभा, विधानमंडल दोनों ने विधेयक पारित कर दिया, दोनों ने विधेयक पारित कर दिया। और पारित करने के पश्चात फिर वो फाइनल जाएगा किसके पास, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल अगर उस पर सहमति नहीं देता है तो वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, कारण कथन की सही व्याख्या करता है क्या, है ना, तो हां बिल्कुल सही व्याख्या करता है। चूंकि ये विधानमंडल का क्या है, अभिन्न अंग है, इसलिए जब तक ये अपने सहमति नहीं देगा कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है और ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नहीं, बफरिंग नहीं हो रही है, बफरिंग नहीं हो रही है। साउंड थोड़ा सा तेज है, मैं कम कर लूं, आवाज भले ही फट रही होगी क्योंकि वो रेड सिग्नल तक जा रहा है। तो बस आवाज का फिल्टर थोड़ा सा मैं कम कर दूं, वेट कर लेना। अब आवाज ठीक होगा, है ना। कई दिनों से मैं देख रहा था आवाज 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 इसको लेकर आ रही थी, तो मैंने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था। ठीक, बाकी बफरिंग नहीं हो रहा है, यहां से बफरिंग की कोई समस्या नहीं है। ठीक, बीएसएनएल बाबा जो है वो चल चुके हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर है, हाई स्पीड इंटरनेट है, तो यहां से तो संभव नहीं है कि बफरिंग यहां पर हो पाए। ठीक है, अब यहां पर बात कर लें किसकी, राज्यपाल की। तो राज्यपाल से और क्या क्या पूछा जाता रहा है, तो राज्यपाल से पूछा गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि राज्यों में जो विधानमंडल है उनके सदन नहीं चल रहे होते हैं, सदन का सत्रावसान होता है, और ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ गई किसी प्रकार के कानून की, तो इसके लिए है अनुच्छेद 213। कौन सा, आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 ध्यान रखना। इस 213 के तहत राज्यपाल जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और ये उतना ही प्रभावी कानून होगा जितना विधानमंडल से पास किया गया। तो ये भी बातें ध्यान रखना। साथ ही साथ जब विधेयक उसके पास जाता है तो विधेयक को सुरक्षित रखने का भी अधिकार है उसके पास। जब अनुच्छेद 200 आप पढ़ोगे तो वहां पर मेंशन है कि राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर उसे लगे कि ये राष्ट्रीय हित का महत्व है ना, राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है, ऐसा उसके पास शक्ति है। साथ ही साथ अभिभाषण का राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसकी शुरुआत और हर साल के पहले सत्र जो होता है उसमें विधानमंडल को यह क्या करता है, संबोधित करता है। तो ये सारी शक्तियां किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अगला देखो, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज कीजिए। यहां पर दे रखा है बिहार के मुख्यमंत्री, इधर इनसे संबंधित तथ्य या विशेषता, इधर है श्री कृष्ण सिंह, भोला पासवान शास्त्री, अब्दुल गफूर या फिर राबड़ी देवी। और इधर है बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री। बताएंगे
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें तो बड़े आसानी से आप सभी उत्तर दे पाओगे, इसमें गलती की तो संभावनाएं ही नहीं है। श्री कृष्ण सिंह के बारे में हमने पढ़ा है, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। अब इसके आधार पर देख लो, ए का 2 है ना, ए का 2 यहां भी है है ना, ये दोनों हैं, ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बी का है 1 है ना, बी का है 1, अर्थात सही उत्तर क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले मुख्यमंत्री कौन, श्री कृष्ण सिंह। अब पूछ ले आप सभी से क्या चीज कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सम्राट चौधरी। क्या लिखोगे, सम्राट चौधरी जो हैं ये बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद से एक और प्रश्न बनेगा, क्या चीज, सर्वाधिक बार, क्या बनेगा, सर्वाधिक बार सीएम कौन बना, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर नीतीश कुमार, है ना। नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा बार सीएम बने हुए हैं। कितनी बार, तो 10 बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लिए हुए हैं। पहली बार लिए थे वर्ष 2000 में, है ना। कब, पहली बार वर्ष 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अगला कह रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और दूसरा कह रहे कि अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में कुल 2 सीटें आरक्षित है। और कह रहा है इसमें से कि कौन सा कथन सही है, बताएंगे यहां पर सही क्या हो जाएगा। चलो सी के साथ सब जा रहे हैं, है ना, सी देखते हैं। अब देखो, ये तो आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है, 2020 का चुनाव दे, 25 का दे, जब का भी दे, ठीक है ना। हमारा जो रिजर्वेशन है सीटों का वो हमारा समान ही रहेगा। तो पहला कह रहा है कि विधानसभा की 243 सीट है, इसमें से 38 सीटें एससी के लिए है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। 243 में से 40 सीटें जो है वो क्या है, रिजर्व है ना। 40 सीटें क्या है, 40 सीटें जो है ये रिजर्व्ड हैं। 40 में से 38 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, और 2 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है। दोनों ही कथन सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से देखिए कौन कौन सा, अगर हम 2 सीटें, ये 38 सीटें है, इसको तो याद हम कर नहीं सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन 2 सीटें कौन कौन सी है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, इसको याद किया जा सकता है। तो एक बांका जिला में है कटोरिया, और कटिहार में है मनिहारी। ठीक है, तो एक कौन सा सीट है, एक है कटोरिया, ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है मनिहारी। ये 2 सीटें जो है ये आपकी क्या है, रिजर्व्ड है, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक बांका में है और मनिहारी कहां पर है, कटिहार में है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, बांका हो गया और ये हो गया कटिहार। ये 2 जिलों में ये 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या है, रिजर्व्ड है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अभी अगर पूछ दे आप सभी से कि हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ है ना, विधानसभा चुनाव हुआ है, ये कौन से नंबर का हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 18वां, है ना। 18वां विधानसभा जो है इसका गठन किया गया। 18वां नहीं, 18वीं होगा, ज्यादा सही होगा। तो 18वीं विधानसभा का यहां पर चुनाव हुआ है, 18वीं विधानसभा चल रही है, और इसके तहत जो हमारे सीएम हैं, है ना, वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, ये कौन है, ये है सम्राट चौधरी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सम्राट चौधरी। तो वर्तमान में 18वीं विधानसभा आपकी चल रही है, आप अवश्य ही याद रखिएगा। ठीक है, अब रिजर्वेशन की बात आ गई तो फिर पूछ लेगा कि लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, तो क्या लिखोगे, लोकसभा में 6 सीटें क्या है, रिजर्व्ड है। लोकसभा में टोटल कितनी है, 40, 40 में से 6 सीटें रिजर्व्ड है। हाजीपुर की, गया, समस्तीपुर, जमुई,
सासाराम और गोपालगंज, ये 6 सीटें जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। किसमें, लोकसभा में। ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हो। आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है। ए कह रहा है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। बी कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। सी कह रहे ग्राम पंचायत के मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण के पहले 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। और डी है कि बिहार में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलो डी के साथ जा रहे, बहुत बढ़िया। हमने बात की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका चुनाव कब होगा, कैसे होगा, इसका निर्णय कौन लेती है, ये लेगी राज्य सरकार। कौन लेगी, राज्य सरकार, अर्थात बिहार सरकार इसका निर्णय लेगी। ठीक, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि कथन डी जो है ये क्या है, हमारा यहां पर गलत है। बाकी देखे तो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। किसने सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना। कौन, बलवंत राय मेहता समिति, इसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। और ये 3 स्तर कौन है, तो सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है, जिला परिषद, है ना। शीर्ष संस्थान जो है वो क्या है, जिला परिषद। इसके नीचे कौन सा है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर है। और सबसे निचला स्तर जो है वो है आपका ग्राम पंचायत जो कि गांव के स्तर पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कह रहे कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ये भी सही है, ये भी सही है। इससे पहले हमारा 1993 का अधिनियम लागू था और उसके तहत जो 35% वाला था वो हमारा लागू था। भारत में पहला राज्य अपना बिहार बनता है जो इस व्यवस्था में महिलाओं को हर एक स्तर पर, जिला परिषद की, है ना, पंचायत समिति की और साथ ही साथ ग्राम पंचायत, चाहे हम नगर पालिका की बात कर ले वहां भी हर जगह हमने 50% का आरक्षण यहां पर दिया हुआ है। और तीसरा है यहां पर ग्राम पंचायत का मुखिया। तो एक बार कोई मुखिया बन गया तो जरूरी नहीं है कि वो 5 वर्षों तक रहेगा। अगर वो काम सही नहीं करता, जनता वहां की खुश नहीं है उस गांव की, तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसे समय से पहले भी, 5 वर्ष से पहले भी मुखिया के पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब कम से कम उसने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। और ये सारी चीजें हम देखें कहां पर, तो अनुच्छेद 243 के ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है। तो 243 के जो है वो कहता है कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने का अंतिम निर्णय और समय सीमा तय करने का अधिकार जो है किसके पास है, और राज्य सरकार के पास है, ना कि केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर समझ में आ गई। इतने में किसी को कोई डाउट। अब बात करें, पूछा गया कि इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और इसके आधार पर बिहार में भी ये पूर्णतः लागू किया गया था। उसके बाद से यहां पर ग्राम कचहरी का प्रधान पूछ ले, तो बिहार में ग्राम स्तर पर एक न्यायिक व्यवस्था होती है, उसी को ग्राम कचहरी कहा जाता है। और इसका प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे सरपंच कहते हैं। ठीक, वही बात करें इसके कार्यकाल की, तो कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु आपकी 21 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है ना। अब मुखिया का चुनाव बिहार में होने वाला ही है, तो आप में से कोई हो 21 वर्ष वाला, है ना, लग जाना। सबसे मजेदार है ये, है ना, सबसे मजेदार। और देखो, एक इस बार बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है, जो वित्त आयोग है, तो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति होती है इसकी समीक्षा करने के लिए किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा
हर 5 वर्ष पर, है ना, राज्यपाल के द्वारा हर 5 वर्ष पर, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा हर 5 वर्ष पर क्या किया जाता है, तो यहां पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके तहत, तो अनुच्छेद 243 आई के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा वाले में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि बिहार के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, तीसरा है राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। ठीक है, तो राज्यपाल की विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती, एक विवेक का प्रयोग भी राज्यपाल करता है, जिससे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कहते हैं। तो इसमें से सही विकल्प को आप सभी को चुनना है। चलो डी के साथ सब जा रहे हैं, है ना, डी के साथ सभी जा रहे हैं। ठीक, डी क्या है, 1, 2 और 3 आओ देखते हैं। सबसे पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सबसे पहले तो बात करें मुख्यमंत्री बनता कौन है, तो बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता जो होगा वही क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और उसी को मुख्यमंत्री आमंत्रित करेगा कि आओ भैया, है ना, राज्यपाल आमंत्रित करेगा कि आओ हम आपको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई भी यहां पर दल जो है वो बहुमत प्राप्त कर ही नहीं पाती, स्पष्ट बहुमत नहीं होता उसके पास। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है अपने विवेक का उपयोग करता है और किसी बड़े दल या फिर कोई गठबंधन का मुखिया हो उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है वो आपको आर्टिकल 164 में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 164 में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। अर्थात पहला क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, है ना, तो इसकी बात कर ले, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको अनुच्छेद 356 में देखने को मिलेगा। जब राज्यपाल को ये लगने लग जाए कि हाँ राज्य सरकार जो है अब सही ढंग से यहां पर कार्य नहीं कर पा रही, तो यहां का शासन प्रशासन राष्ट्रपति को ले लेना चाहिए, तो इसकी सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है राष्ट्रपति को, कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र जो है वो अब विफल होने वाला है, इसलिए यहां के शासन प्रशासन अपने हाथों में ले लो। और तब राष्ट्रपति यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल यहां पर शासन प्रशासन करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करें यहां पर राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की, है ना, तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा था कौन सा, अनुच्छेद 200, है ना, आर्टिकल 200। ठीक, और इसमें हमने देखा कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि विधानसभा के द्वारा पारित कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहा है या फिर वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे वह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता है। अर्थात तीसरा भी सही है। और पूछ रहा है क्या चीज, यहां पर सही, है ना, सही विकल्प, तो सही विकल्प तो हमारा तीनों है, अर्थात डी जो है, डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। मैं ही सीएम में मैं ही पीएम, बहुत बढ़िया, है ना, अपने आप को बस सीएम और पीएम सब समझो बस, और क्या ही चाहिए। अगला देखो, कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियर थे। स्वतंत्रता के बाद इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मीकांत झा थे, या फिर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बड़ा आसान प्रश्न आ गया, है ना, बड़ा ही आसान प्रश्न आ गया। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है, कोई बात ना, हर प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, टफ भी होने चाहिए, आसान भी होने चाहिए। डी वाले सारे यहां पर सही है। हमें पता है पटना हाईकोर्ट 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। ठीक है, भवन का उद्घाटन किसने किया था, है ना, उद्घाटन की बात कर ले तो यहां पर कौन था इस समय था हार्डिंग, है ना, हार्डिंग के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, जो कि उस समय वहां का वायसराय हुआ करता था।
ठीक है, तो औपचारिक उद्घाटन 9 फरवरी को, लेकिन यहां पर ये कार्य करना, ये इसमें हाईकोर्ट स्थापित होती है, वो स्थापित होती है 9 फरवरी को। ठीक है, तो भवन का उद्घाटन हो गया 3 फरवरी को, लेकिन हाईकोर्ट इसमें आई, वो कब आई? तो वो 9 फरवरी को आई। तो इसीलिए कई जगहों पर आपको 9 फरवरी भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो सर एडवर्ड चार्ल्स चामियर जो थे, वो इसके क्या बने? पहले मुख्य न्यायाधीश बने, है ना। तो पहले मुख्य न्यायाधीश यहां पर एडवर्ड चेम्स चामियर, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है। और स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें, कब हम आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को। और आजादी के पश्चात न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश यहां पर बनते हैं। तो सी भी क्या है? सी भी हमारा यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करें किसकी बात आ गई? बात आ गई पटना हाई कोर्ट की, है ना। किसकी? पटना हाई कोर्ट की। अगर पूछ ले कि संविधान में इसकी व्याख्या कहां पर है और ये पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? आर्टिकल 214, है ना। अनुच्छेद 214 जो है, अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उसका यहां पर गठन किया जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर बात कर ले कि इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अगर पूछ ले पटना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, बताओ नाम बताओ। कई बार आप सभी को मैंने बताया है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश क्या नाम था? न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित। याद आया आप सभी को? क्या नाम है उनका? रेखा मनहर लाल दोषित। ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कब बनी थी? तो 2010 में ये यहां पर मुख्य न्यायाधीश बनी हुई थी। ठीक है, क्लियर। अब आप सभी कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस, है ना, कौन से? करेंट। आप सभी कमेंट करके फटाफट बताओगे। तब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि इसका गठन जनवरी 2009 में किया गया था, और दूसरा कह रहा है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और इसमें से आप सभी को बताना है कि सही कथन कौन सा है। हाँ, अभी कौन है? संगम साहू। बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में। चलो सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं, है ना। सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। सी अर्थात यहां पर 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक, आओ देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर लें तो इसका गठन 2009 में तो हुआ ही नहीं था। यह हुआ था वर्ष 2000 में 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी 2000 को क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था। अर्थात पहला कथन क्या हो गया? पहला कथन गलत। अर्थात सबका भैंसिया पानी में गई, है ना। गर्मी का मौसम है, चाह रहे हो ना कि भैंसिया पानी में जाए आराम से। मोटी चमड़ी है, काली है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, हीट को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए जो भैंसिया होती है पानी में खूब जाने का प्रयास करती है, और आज तो गई। ठीक है, तो 3 जनवरी 2000 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, किसके तहत? तो जो हमारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसकी धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहला कथन हमारा गलत। अब देखो, अब सारे बी पर जा रहे, केवल 2। भैया अब भी आपकी भैंसिया क्या है? पानी में है, क्योंकि दूसरा कथन भी यहां पर गलत है। दूसरा कथन भी यहां पर गलत है। ठीक है, पढ़ो क्या है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल। ठीक है, राज्य में राज्यपाल, ध्यान रखना। 95% या यूं कहूं 99% क्या होगा आपका? सही होगा।
तो राज्य मानवाधिकार के चाहे अध्यक्ष की बात कर ले, चाहे सदस्य की बात कर ले, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये सही है ना? तो एक और दो दोनों ही क्या है, गलत है। और सही कह रहा है, तो सही तो कोई यही नहीं, न तो एक है और न ही दो है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। भैया ये भी तो ऑप्शन है, हमें इस पर भी तो ध्यान देना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए। और उसी का एग्जाम्पल यहां पर आपका ये प्रश्न देखने को मिला। अब देखो यहां पर जो चयन समिति होती है ना, एक यहां पर चयन समिति होती है। अगर इसके सदस्य की बात कर लें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होंगे। उसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और साथ ही साथ विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो सब चयन समिति के सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा कार्यकाल की भी बात कर ले अगर आ गई है तो यहां पर कार्यकाल को लेकर संशोधन किया गया है ना? मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। और इसकी बात कर ले तो इसके तहत जो इसके अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो है वो कितना रखा गया है, तो कार्यकाल जो रखा गया है वो रखा गया है 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष का। या फिर आयु की बात कर ले तो आयु 70 वर्ष तक, जो पहले हो जाए, या तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। ठीक है, तो इसके जितने भी अध्यक्ष सदस्य हैं इनके कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले है उसको यहां पर कर दिया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहे हैं कि राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने के लिए बिहार सरकार को किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? बिहार के राज्यपाल की, बिहार के वित्त मंत्री की, बिहार के मुख्यमंत्री की, या बिहार राज्य विधानमंडल की? बताओ। ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन संवैधानिक प्रावधान से तो आएंगे ही आएंगे ना। ठीक है, अब इसके लिए आपको कौन सा अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा? अनुच्छेद 266 का उपखंड 1 है ना, आर्टिकल 266 उपखंड 1। यहां पर इसका वर्णन आप सभी को देखने को मिलेगा। और चलो बी के साथ सारे जा रहे, राज्य के वित्त मंत्री नहीं, ये क्या है, गलत है। अगर राज्य की जो संचित निधि है, आओ एक ही बार सबसे पहले अनुच्छेद 266 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 का उपखंड 1 क्या कहता है कि राज्य की संचित निधि का प्रावधान वहां पर किया गया है। कहां? 266(1) में। और राज्य सरकार को मिलने वाली जो टैक्सेस होती है, राजस्व होती है, और साथ ही साथ जो ऋण होता है वो इसी निधि में क्या होते हैं, जमा किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें यहां पर प्रश्न है धन की निकासी। तो संचित निधि से किसी भी प्रकार की धनराशि अगर निकालनी हो तो उसके लिए सरकार को राज्य विधानमंडल, अगर वहां पर द्विसदनीय हो तो दोनों, नहीं तो यहां पर क्या, एक सदन। लेकिन बिहार के संदर्भ में क्या, राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो दोनों के सम्मुख एक विधेयक लाना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। याद आ रहा है? पढ़ा होगा आप सभी ने। तो दोनों के सामने क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है इंग्लिश में, यह पेश किया जाता है। और जब विधानमंडल इसकी स्वीकृति प्रदान कर देती है, इसे पारित कर दी जाती है, तत्पश्चात ही यहां से धन निकाला जा सकता है। तो इसके अनुसार देखें तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बिहार राज्य विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है, तभी जाके यहां से धन निकाला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसका प्रारंभिक मुख्यालय रांची था। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1951 में इसके मुख्यालय को रांची से पटना स्थानांतरित किया गया था। अब यहां से कह रहे कौन सा कथन सही नहीं है,
कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, बताएंगे? चलो डी के साथ जा रहे हैं सब, है ना? डी के साथ सब जा रहे हैं। आओ देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर सही नहीं है पूछ रहा है, यानी कि गलत पूछ रहा है। कौन सा कथन गलत है? अब बताओ, गलत के बाद भी बी या फिर डी चेंज हो रहा है? चलो आओ करते हैं यहां पर बात हो रही किसकी? बिहार लोक सेवा आयोग की, बीपीएससी की। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 26(1) के तहत 1 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात पहला स्टेटमेंट जो है ये क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहां रखा गया था? तो शुरुआत में इसका मुख्यालय जो था वो उड़ीसा और बिहार के संयुक्त इतिहास के कारण रांची को बनाया गया था, क्योंकि जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था और अपना बिहार भी शामिल था। तो दोनों के बीच में देखें तो रांची पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में क्या किया गया? इसका हेडक्वार्टर रांची यहां पर रखा गया था। ठीक है, लेकिन वर्ष 1951 की बात कर लें तो राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के माध्यम से 1 मार्च 1951 को इसका मुख्यालय रांची से स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया था? पटना कर दिया गया था। तो दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन यहां पर सही है। और पूछ रहे कौन सा सही नहीं है? तो दोनों भैया सही है। ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। अब बात करें इसके पहले अध्यक्ष, बताओगे? बीपीएससी के पहले अध्यक्ष राजधारी सिन्हा, है ना? प्रथम अध्यक्ष कौन? राजधारी सिन्हा। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन हो गए? राजधारी सिन्हा हो गए। ठीक, अब बात करें इसकी व्याख्या कहां पर मिलेगी? तो अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो भारतीय संविधान का भाग कौन सा? भाग 14। ठीक है, कहां पर? तो भाग 14 में इसका वर्णन देखने को मिलेगा। और कहां? राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, उसकी शक्ति, उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, इन सब का वर्णन जो है वो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक व्याख्या है किसके बारे में? राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अगर हम बात करें कि इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो सदस्य हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल। यानी कि जब आप बीपीएससी क्वालिफाई करोगे तो आपके नियुक्ति पत्र पर जो हस्ताक्षर मिलेगा वो राज्यपाल का मिलेगा। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल आपको नियुक्त तो कर सकते हैं लेकिन हटाने का पावर जो है वो राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने की शक्ति जो है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना क्या चीज? हटाने की शक्ति, है ना? हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास। यानी कि बीपीएससी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो नियुक्ति पत्र राज्यपाल देंगे लेकिन हटा ना पाएंगे। हटाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? बड़े आगे चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को सदन के सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, और कारण दे रखा है कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना देना अनिवार्य है, और इसमें से सही कूट का चयन करना है। बताएंगे कौन सा इसमें सही है?
चलो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, इसीलिए भौकाल झाड़ते हैं। बहुत बढ़िया। बढ़िया इतना है कि पानी ही नहीं है। चलो कोई बात ना, थोड़ी देर और बची हुई है, जाके क्लास समापन के पश्चात ही पानी पिएंगे। चलो ए के साथ जा रहे हैं, है ना, ए के साथ जा रहे हैं, आओ देखते हैं। कथन कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को सदन के सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। अगर बात करें इसकी व्याख्या की तो आप देखोगे कहां पर, अनुच्छेद 179 सी में आपको देखने को मिलेगा। 179 सी, कौन सा? आर्टिकल 179 सी। अगर हम इसकी बात करें तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको विधानसभा के जो तत्कालीन सभी सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए पहला कथन जो है ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, कारण दे रखा है कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई भी संकल्प हो, है ना, कोई भी प्रस्ताव हो, सदन में तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक उसे हटाने के इरादे के कम से कम 14 दिन पहले वहां पर रिटन में सूचना न दी गई हो। अर्थात ये भी कथन जो है ये क्या है? पूरी तरीके से यहां पर सही है। अब दोनों सही है, अब देखना है कि क्या व्याख्या का संबंध है, क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है क्या? तो देखो, दोनों कथनों की बात करें तो दोनों के दोनों संवैधानिक रूप से क्या है? सत्य हैं। लेकिन कारण यानी कि रीजन इस बात की व्याख्या नहीं करता कि उसे हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता क्यों होती है। यह तो सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम है ना। तो यहां पर देखिए दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अपने आप में सत्य बातें हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन बी। और सबने यहां पर ऑप्शन ए को चूज किया था। ये कभी बता रहा है क्या? ये बता रहा है क्या कि क्यों ऐसा करना पड़ेगा? अगर बताता तो हम मानते कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन बता तो रहा ही नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा? वी होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही ना बातें? ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या हुआ? हाँ, पढ़ के देना है ना आंसर, नहीं पढ़ोगे तो गलती तो होगी। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं? रामदयालु सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, धनिकलाल मंडन या फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। बिहार पुलिस की नई वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आएगी। जैसे ही हमारा 19,838 वाला रिजल्ट जारी होगा उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी और 20,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और ध्यान रखना कि ऐसी वैकेंसियां लगातार आती रहेगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जो स्पेशल सेशन लिया था उसमें आप सबको बताया था कि कम से कम 220 लोगों पर एक पुलिस होना चाहिए यूने के अनुसार। हमारे पास उतना है नहीं। ठीक है, हमारे पास तो उतना है ही नहीं। तो इस कारण से अगर देखें तो लाखों की संख्या में कांस्टेबल की आवश्यकता है बिहार की जनसंख्या के अनुसार। तो ये वैकेंसी लगातार आती रहेगी, कभी ये बंद नहीं होने वाली है। चलो यहां पर क्या है? बी के साथ सब जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर सब बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो हैं वो बिहार विधानसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, लगभग देखे तो 16 वर्ष से भी ज्यादा समय तक ये अध्यक्ष रहे। पहली बार देखे तो 1946 में ये क्या हुए? तो इसके अध्यक्ष बने। और 1946 से लेकर 1962 तक
ये इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। तो 46 से 66 है ना, 46 से क्या हो गया 66, ठीक है, 4 कम कर दो, कितना हो गया 20 में से 4 कम कर दो 16 वर्ष। तो लगभग 16 वर्षों तक इस पद पर कार्य करते रहे हैं और इतिहास में इनका नाम यहां पर क्या है लिखा जा चुका है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सारण जिले में, है ना, जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, सारण जिला में, है ना। उस समय सारण था, आगे चलकर सारण जो है वो 3 जिलों में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, टूट गया, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो अब वो स्थान जो है वो क्या है, वो है अपना सिवान। तो वर्तमान में सिवान जिला, तब सारण जिला हुआ करता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और पेशे से देखे तो पेशे से ये वकील हुआ करते थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिहार जी के मेरा कहीं से भी मिले बस पढ़ो ना, बस पढ़ो, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। रामदयालु सिंह की बात कर ले तो ये क्या थे, ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, है ना, प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। कब बने हुए थे, तो 1937 में, जब 1935 के अधिनियम के तहत पहला चुनाव 1937 में हुआ था, है ना, तो यहां पर ये पहली बार क्या बने थे, अध्यक्ष यहां पर बने हुए थे। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अब 53 हो गए तो समय तो है नहीं, तो इसको होमवर्क में रखो। कल का सेशन यहीं से शुरू करेंगे कि बिहार में महाधिवक्ता के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और दूसरा कह रहा है कि वह बिहार विधानमंडल के कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अब इसमें से आप सभी को सही बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी इसका उत्तर बताओगे। बाकी फिर से हम मिलेंगे कब, 2 बजे, और यहां पर हम करेंगे साइंस की क्लास, है ना। साइंस में भी आप सभी को मजा आ रहा है ना, सब लोग आ रहे हो ना साइंस में, एक बार सभी कमेंट करके बताओ, सभी कमेंट करके बताओ, साइंस में सारे आ रहे हो ना, मजा आ रहा है ना सबको। तो हर एक सेशन में आप सबको मजा आने वाली है और हर क्लास में सबको उपस्थित होना है, ठीक है। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। पूरे सेशन में किसी प्रकार का डाउट हो तो डाउट भी आप अवश्य ही वहां पर कमेंट करके अपने क्लियर करवा लेना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।